नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। आप सबका सैथोलॉजी के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मेंबर्स बनिए और हमारे पूरे हम लोग को सपोर्ट भी करिए और गुरुकुल में भी जुड़िए। चलिए, चाइना ने भयंकर लेवरेज यूज़ किया। देखिए, अमेरिका ने पूरी दुनिया को सिखाया किस तरह लेवरेज यूज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे लेवरेज यूज़ किया जाता है। डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का जो शब्द है लेवरेज, उसका अर्थ होता है किस तरह आप किसी को यूज़ करें अपने बेनिफिट के लिए, मतलब अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ करें, उसको बोलते हैं लेवरेज, मतलब किसी का उपयोग किया जाए। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए लेवरेज यूज़ करना शुरू से रहा है। यूके के साथ जो उन्होंने लेवरेज यूज़ किया था वो ये किया था कि आपके लोग मर रहे हैं और हम आपकी सहायता करेंगे अगर आप हमको पे करेंगे। तो उन्होंने एक लेवरेज यूज़ किया कि ब्रिटिश ट्रेड को, ब्रिटिश सप्लाई को, ब्रिटिश टेक्नोलॉजी को अमेरिका को फ्री में सप्लाई किया जाएगा कि जो भी यूके में डेवलप होता है वो अमेरिका आएगा। वो लेवरेज था। उस शर्त पे उन्होंने यूके की मदद करी वर्ल्ड वॉर 2 में। यूके ने लेवरेज यूज़ किया पर्ल बॉम्बिंग हार्बर की जो बॉम्बिंग थे उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं या फेक इन्फॉर्मेशन है वो जापान को दी कि यहाँ पे इस बेस पे कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे सब लोग आराम से बैठे हुए हैं हवाई में। इस तरह यूके ने वो लेवरेज यूज़ किया टू फोर्स यूएस टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड वॉर 2। फिर यूएस ने लेवरेज यूज़ किया वियतनाम में टू, जैसे यूज़ किया कि फोर्स किया उसने वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम को लड़ने के लिए साउथ वियतनाम से कि हम, अगर आप लोग हमको नहीं बुलाते हैं तो हम नॉर्थ जो वियतनाम है उसकी सेनाओं को आने देंगे। रशियन फोर्सेस वहाँ पे हैं। तो फोर्स करके वियतनाम, साउथ वियतनाम के लोगों ने उनको बुलाया। इस तरह वो गए। मिडिल ईस्ट में लेवरेज यूज़ की जाती है सिक्योरिटी की, वेस्ट एशिया में, कि अगर आप हमने शिया सुन्नी जो लेवरेज है वो यूज़ किया जाता है यूएस के द्वारा। अगर आप लोगों ने हमारी मदद नहीं ली तो ईरान आपको खा जाएगा, भय दिखाया। और अगर आपने हमको बुलाया, हमारे बेसिस को हमारे मेंटेन किया वहाँ पे, तो हम आपके लिए खड़े हो जाएंगे। ये सब लेवरेजेस यूज़ किए जाते हैं। अब पूरी दुनिया में ये लेवरेजेस यूज़ किए गए हर कॉन्फ्लिक्ट में। पाकिस्तान को लेवरेज यूज़ किया गया अगेंस्ट भारत। उनको मालूम है इस्लामिक जो चिढ़ होती है अगेंस्ट हिंदूज इज़ वेरी हाई, तो भारत आपको खा जाएगा और भारत का हिंदू देश है, आपको खा जाएगा, ख़त्म कर देगा। ऐसे लेवरेज यूज़ करके फोर्स किया गया कि पाकिस्तानी आर्मी को, तो पाकिस्तान में तो बिकने के लिए तैयार ही हीरा मंडी है, उसको पैसे दे के फोर्स करके कहीं पे उसको बॉम्बिंग करवा के उन्होंने यूज़ किया पाकिस्तान को अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान वैसे भी आर्टिफिशियल देश है, उसका कोई रियलिटी नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं है, पेपर पे एग्जिस्ट करता है वो। एक्चुअली में आप लोगों को जाके पूछेंगे तो वहाँ के लोग बताएंगे कि गवर्नमेंट ही नहीं हो। वहाँ पे एक ही शहर है, एक छोटा सा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है इस्लामाबाद का, जो वो लोग मेंटेन करते हैं। बाकी सब ऐसे ही वेरी बैड कंडीशन, भारत के जैसा नहीं। तो इन्होंने हर जगह लेवरेज यूज़ किया। अब मैंने आपको पहले बताया था कि सारी अमेरिकन जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं चाइनीज़ ने डिटो कॉपी करी। चाइनीज़ बहुत इस तरह एब्जॉर्ब करते हैं, तो उन्होंने सब कुछ कॉपी किया और साथ में लेवरेज वाला सिस्टम भी कॉपी कर लिया। पिछले साल चाइना ने $12.5 बिलियन का सोयाबीन खरीदा था। 52% ऑफ अमेरिकन सप्लाई चाइना ने खरीदी फॉर देयर एक्चुअली। और इस बार चाइना ने उस पर पूरी रोक लगा दी। फिर चाइना ने दूसरा लेवरेज यूज़ किया रेयर अर्थ का, जैलेडियम या पैलेडियम, इसका कोई यूज़ किया उन्होंने लेवरेज, जिससे कि अमेरिकन पूरा जो आईटी इनोवेशन है, मैग्नेट्स है, सब बंद हो जाएगा अगर वो चाइना ने सप्लाई नहीं किया, क्योंकि चाइना 99% सप्लाई करता है। तो सोयाबीन का लेवरेज यूज़ करके पूरा का पूरा एक विद्रोह डेवलप कर दिया अमेरिका में अगेंस्ट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। फार्मर्स जिन्होंने बड़ी संख्या में वोट किया था ट्रम्प को, अब वो ट्रम्प के विरुद्ध काम करने की सोच रहे हैं। फिर चाइना ने
दूसरा लेवरेज यूज़ किया ऑफ द रेयर अर्थ, जिसकी वजह से सारे सैंक्शंस अमेरिका को पोस्टपोन करने पड़े। तो चाइना का ट्रेड अमेरिका के साथ चल रहा है। दोनों लेवरेजेस इतने स्ट्रांग है कि अमेरिकन इकॉनमी बैठ जाएगी और उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। अमेरिका को 10 साल लगेंगे इसको रिप्लेस करने के लिए। मीनवाइल चाइना ने ऑलरेडी ऐसा उन्होंने लेवरेज यूज़ किया कि कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं है अमेरिका के ऊपर टेक्नोलॉजी के लिए, मिलिटरीली। भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत के इंजन डेवलपमेंट का लेवरेज पूरा अमेरिकन हाथों में है, वो जब मर्जी आए दबा सकते हैं भारत को। चाइना ने ऐसा कोई भी लेवरेज नहीं छोड़ा अमेरिका के ऊपर जो अमेरिका चाइना के ऊपर लगा सके, जिसको दबाए तो दर्द हो। ऐसे उसने कुछ दबाया तो चाइना को दर्द कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए चाइना डिपेंडेंट नहीं है अमेरिका के ऊपर। भारत डिपेंडेंट है, भारत एयरक्राफ्ट इंजन के लिए डिपेंडेंट है, प्लस वो और भी कमिट करते जा रहे हैं। तो ये बड़ा मुझे शॉकिंग लगता है कि जब आपको मालूम है कि इतना अनट्रस्टवर्दी है अमेरिका, तो आप क्यों खरीदते जा रहे हैं? लेवरेज कहाँ पे है? भारत ने कोई भी लेवरेज नहीं रखा, जबकि नारद मुनि बोलते हैं हमारे शास्त्रों में कि दुश्मन को कभी भी अपने दुर्ग की चाबी नहीं देनी चाहिए। इंजन जो होते हैं दुर्ग की चाबी है, उसको कहीं भी वो बंद कर सकते हैं। भारत का पूरा डेवलपमेंट खराब हो सकता है। मैंने HAL चेयरमैन का इंटरव्यू सुन रहा था, बोल रहे थे किसी भी हालत में हमको Su-57 नहीं खरीदना चाहिए, F-35 कोई भी बाहर से नहीं खरीदना चाहिए, रशियन प्लेन की। लेकिन स्वयं वो लोग ऐसे डिज़ाइन में इन्वॉल्व है जो अमेरिकन इंजन पर डिपेंडेंट है। कोई टेक्नोलॉजी कोई मार्वल तो नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वैलिडेट करें अपने आप को। आपको तो इंडिपेंडेंटली उसको आगे बढ़ाना चाहिए। साइंटिस्ट को सोचना चाहिए, देश के हित में भी सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मैंने बहुत अच्छा प्लेन बनाया है, दैट इज़ अ गुड थिंग। नहीं, वो तो मैं मानता हूँ बहुत ही सुंदर प्लेन, लेकिन टेक्नोलॉजी साइड से तो उसको पूरा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अभी सारी लेवरेजेस अमेरिका के हाथ में है। तेजस के फाइटर के ऊपर और तेजस MP2 प्रोग्राम के ऊपर, फिर आमका के ऊपर आप साफरान के साथ टाइप कर रहे हैं, उसमें भी लेवरेज फ्रांस के ऊपर रहेगी। फ्रांस डिले कर सकता है फॉर सम टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंजीनियर्स का क्या है, इंजीनियर्स आके बोल सकते हैं कि भाई डिले हो गया, प्रोग्राम मैनेजर्स ने डिले कर दिया, या अवेलेबल नहीं था पार्ट, सो हम डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करके कितने सालों से भारत तड़प रहा है इसके ऊपर। कहीं ना कहीं पे भारत को फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। जैसे HAL का जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, उसमें उसने कोई भारतीय कंपनी सिलेक्ट ही नहीं करी है, लाइक टाटा जो कमर्शियल प्रोडक्शन करे, नहीं किया उसने। लेकिन टाटा ने वही टाई अप किया एयरबस के साथ और H-125 लॉन्च कर दिया। अब HAL को कड़ी टक्कर मिलने वाली है फ्रॉम द प्राइवेट साइड। तो जो HAL का मोनोपोली था हेलीकॉप्टर्स में, शायद चला जाएगा, बिकॉज H-125 वहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो मिलिट्री ग्रेड भी आ जाएंगे उसके ऊपर वाले। तो धीरे धीरे सारा एयरबस का जो ऑलरेडी टाटा का टाई अप उसके साथ है, एयरबस के साथ फॉर द C-295 स्पेन के साथ। तो धीरे धीरे HAL अपनी पकड़ छोड़ता जा रहा है, बिकॉज दे आर वर्किंग इन एन एकेडमिक वे। मतलब बहुत अच्छे इंजीनियर से आए हैं, वेरी गुड फ्रेंड्स हो गए, और मैं एस्पायर करता हूँ कि मुझे इतना उनके जितना नॉलेज होगा। लेकिन स्ट्रेटेजिक स्पेस में देश के हिसाब से देखें, दे आर लूजिंग द एडवांटेज, क्योंकि इस जगत में सब कुछ जल्दी जल्दी मूव करता है। और कलयुग है, कलयुग में हर चीज़ फटाफट मूव करती है। ये द्वापर युग नहीं है, त्रेता युग नहीं है, जहाँ पे लंबे समय तक एक ही विषय पे हम विमर्श कर सकते हैं। सनातन के अलावा तो बाकी हर चीज़ तेज मूव करती है, ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स हमेशा मूव करते हैं। लेकिन और कलयुग में वो भी जल्दी मूव करता है, अध्यात्म हरिनाम फटाफट, एक रॉकेट स्पीड है वो तो अध्यात्म का। तो लेकिन फिर भी HAL ने वो भी लेवरेज लूज कर दिया जो उसको भारतीय गवर्नमेंट के ऊपर लेवरेज था कि वी आर द सोल डेवलपर्स। तो भी वो कमर्शियल साइड में लूज़ किया है, फिर उसके बाद वो लूज़ करेगा उसमें दूसरे साइड में। और शायद यही टाटा एयरबस कॉम्बिनेशन जो है अमेरिका को टक्कर देगा इन सम अदर फॉर्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल देगा वो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स या मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स, वो भी धीरे धीरे आएंगे भारत में इसके थ्रू। अभी तो लाइट है, फिर मीडियम वेट आएगा, फिर हैवी वेट आएगा, तीनों आएंगे। भारत के लिए अच्छा है कि भारत की एक कंपनी इज़ डेवलपिंग ऑल दिस हेलीकॉप्टर्स,
विच कैन बी यूज बाय द इंडियन मिलिट्री ऑल्सो, क्योंकि इंडियन मिलिट्री को ALH इतने लंबे समय से चल रहा है, ध्रुव, सच ए ब्यूटीफुल हेलीकॉप्टर, वेरी ब्यूटीफुल हेलीकॉप्टर, लेकिन उसका कमर्शियल ग्रेड प्रोडक्शन, कमर्शियल वैल्यूएशन HAL केयर नहीं कर सकता। उसके लिए आपको प्राइवेट कंपनीज चाहिए विद लार्ज कमर्शियल ऑपरेशंस। तो वो टाटा को तो लंबा एक्सपीरियंस है उसका करने का। नाउ भारत का क्या लेवरेज है? अब भारत ने कौन सा लेवरेज किया है? भारत का सबसे बड़ा लेवरेज आता है नेवी के साइड से। अमेरिका के ऊपर तो भारत का बहुत ही कम लेवरेज है, अदर देन IT सर्विसेज या AI। वो लेवरेज है भारत का कि भारत सब कुछ विड्रॉ कर ले और उसको लेवरेज लगाए। वो लेवरेज उसी के स्ट्रेंथ पे होना चाहिए जो अमेरिका चाहता है। जैसे अमेरिका लेवरेज करेगा इंजन्स के ऊपर, पहले भी कर चुका है, बार बार कर चुका है, फिर वो जो भी डील आप साइन करेंगे उसके लेवरेज लेगा। अब ये डिले हो जाएगा, ये डिले हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट फंस जाती है। अभी $900 मिलियन ऑलरेडी पे कर चुके हैं, 5,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो वो अगर वो फंसे हुए हैं, अब एक्चुअली नेशनल इमरजेंसी के सामने $1 बिलियन इज नथिंग। नेशनल इमरजेंसी के सामने 5,000 करोड़ रुपए कुछ नहीं होता। तो वहां पे भारत को इंडिपेंडेंटली ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। तो भारत का क्या लेवरेज हो सकता है अमेरिका के ऊपर? क्या लेवरेज? वो हो सकता है स्किल्स, जिसके लिए अमेरिका लड़ रहा है भारत से। हम कैंसिल कर देंगे, कर दो। जैसे ही भारत वो कैंसिल करेगा, अमेरिका कैंसिल करेगा, वो लेवरेज है भारत के लिए। अमेरिका के लिए उसको लग रहा है कि रह सकता है, नहीं रह सकता वो। जैसे उसको लग रहा था चाइना पे लगाएगा टैरिफ, चाइना नेगोशिएट करेगा। भारत बोले कि हम H1B के सारे कैंडिडेट से फटाफट बुलाना चाहते हैं, अभी ऑर्डर पारित करें, तो तुरंत ही लेवरेज हो जाएगा अमेरिकन उस पर, क्योंकि उसकी सारी कंपनीज बंद हो जाएंगी। ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल और अदर कंपनीज वांट टू शिफ्ट टू इंडिया। ये भारत का सबसे बड़ा लेवरेज है। दूसरा भारत का सबसे बड़ा लेवरेज है डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ इन द नासा स्फीयर, मेडिकल डॉक्टर्स ही भारत का लेवरेज है। तो भारत अगर उस पर लगाता है लेवरेज कि हम अब से नहीं भेजेंगे नए डॉक्टर्स, तो ऑलरेडी वो बहुत बुरी तरह से अमेरिकन इंटरेस्ट को हर्ट करता है। तो ये पूरी दुनिया लेवरेजेस पे चलती है, और ये लेवरेज जो है अमेरिका ने सिखाया है दुनिया को, बाय द वे। और क्योंकि अमेरिका के लिए हर चीज़ नेगोशिएबल है, व्हाट इज़ देयर ऑन द टेबल, उस पर क्या कर सकते हैं। और हमारे को सनातन धर्म भी यही सिखाता है राजनीति में कि दुश्मन के ऊपर कोई भी अपने हाथ की चाबी नहीं देनी चाहिए। अपने दुर्गों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। दुर्ग जो होते हैं 14 दुर्ग होते हैं। 14 दुर्ग में आपके ऑफिसर्स भी आते हैं, आपके बॉर्डर्स भी आते हैं, आपकी फिजिकल सिक्योरिटी भी आती है। मेरी बुक है नारद द मेकिंग ऑफ स्टेट्समैन, उसमें मैंने डिटेल में लिखा है 14 दुर्गों को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। और उन 14 दुर्गों में की चाबी किसी के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जैसे जयचंद महाराज को बहुत बार जो उनको बोला जाता है कि उन्होंने गद्दारी की, उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की। एक्चुअली वो कहावत ही नहीं बोलनी चाहिए, घर का विभीषण लंका ढाए, क्योंकि विभीषण जो भगवान का भक्त था, तो उसने वो तो रावण के हित में काम कर रहा था एज ए भाई, और उसने कोई भी सीक्रेट नहीं बताया। उसने जो भी सीक्रेट बताया वो रावण के भले के लिए बताया, फिर रावण को मुक्ति मिलेगी। और साथ में भगवान राम ने भी ऐसा नहीं किया कि अयोध्या, राम ने भी उसी को राजा बनाया कि तुम ही राजा बनो, बिकॉज उससे धर्म की हानि कम होगी, नहीं होगी। राक्षस है, विभीषण भी राक्षस है, बहुत बड़ा शरीर है उनका, लेकिन भगवान राम ने वो, आज तो दशहरा भी है, तो भगवान राम ने दया करी, कृपा करी रावण पे, कुंभकर्ण। तो उसको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पूरा लंका का साम्राज्य तो उन्हीं के पास रहा, रावण के परिवार के पास ही रहा। और फिर तो लंका भी अयोध्या बन गई ना, फिर तो लंका जीतने के बाद लंका भी अयोध्या बन गई। आज दशहरे का दिन है, मैंने सबकी स्पीचेस सुनी, मैंने RSS चीफ की स्पीचेस सुनी, प्रधानमंत्री मोदी की भी स्पीचेस सुनी, और मुझे एक चीज़ कॉमन लगी कि भारत ने अभी मन बना लिया है कि वो अपने पैरों पे, भारत तो हमेशा ही सक्षम रहा है, अपने पैरों पे खड़ा रहा है, लेकिन बीच में जो हमारे ऊपर कॉलोनियल मानसिकता आ गई थी, इसी वजह से हम पीछे हट गए। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लोग, हम सब भारतीय और दुनिया के लोग अब भारत की तरफ देखना चाहेंगे, क्योंकि भारत
हर चीज़ अपनी खुद बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक शिप था इन टर्की और उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो अकेले पूरे कोस्ट गार्ड और टर्की को टेक केयर कर सकता है, और उसके पीछे 2-3 और बड़े बड़े शिप आ रहे थे। टर्की रोक नहीं पाया क्योंकि वो 3 शिप जो है इतना बर्बाद करते टर्की को कि टर्की भूल नहीं पाता। यहां से मुझे पता लगा ये भारत की लेवरेज है वेस्ट एशिया। क्योंकि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि वेस्ट एशिया हमेशा किसी न किसी के अधीन रहा है। अभी गलती से पिछले 75 साल में मुंह उठा रहे हैं अपने ज़्यादा, उसके पहले तो ऊँटों पे घूमते थे। अब भारत को सेनाओं को प्रयोग करना चाहिए, नॉट अगेंस्ट जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, बट जो इन टर्की जैसी कंट्रीज है इनिमिकल है। जैसे ईरान ने अपना लेवरेज यूज़ किया कि वो 2 मिनट में इजराइल को ज़मीन पे ला सकता है, बम्बार्ड पूरे ओवरवेल्म कर दिया उसको। यहाँ तक कि अमेरिका को बोलना पड़ा भाई हमारे ऊपर इतना मिसाइल मत फेंकना, तो उसने नहीं फेंका। तो उसका लेवरेज है कि वो ओवरवेल्म कर देगा इजराइल को। 12 दिन में वो घुटने पे लेकर आ गया, पीस करनी पड़ी, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। अब इजराइल के ऊपर वापस अटैक करना, इजराइल वापस अटैक करना चाहता है, उनका वही लेवरेज रहेगा। प्लस उन्होंने सिस्टम्स अभी इम्प्रूव कर दिए काफ़ी। इनफैक्ट इजरायली प्लेन्स अभी आज पिछले हफ्ते तक खुल के घूम रहे थे, अभी उन्होंने घूमना बंद कर दिया ईरान के ऊपर। तो ये दुनिया लेवरेजेस से ही चलती है, ये दुनिया वैसे ही चलती है। तो अभी भारत के पास बहुत अच्छा लेवरेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिजिनस शिप्स हैं, इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम्स हैं, और भारत इतना बड़ा देश है। भारत की हालत वही होने वाली है कि जैसे चाइना को हर चीज़ के लिए खुद पे रिलाई करना पड़ता है, एवरीथिंग, स्मॉल थिंग बिग थिंग, इंक्लूडिंग मैग्नेटिक कैटापुल्ट। और भारत को भी सीखना चाहिए कि ना चाइना पे डिपेंडेंट, ना किसी और पे डिपेंडेंट, भारत विल बी सेल्फ डिपेंडेंट। और भारतीय साइंटिस्ट कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बोला था पिछले शोज में भी कि पहली बार मोदी जी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, उन्होंने अपने इंजीनियर्स पे ट्रस्ट किया, इंजीनियर्स डिलीवर किया। यही काम करना पड़ेगा इंजीनियर्स के ऊपर। तो DRDO, HAL और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है वो डिलीवर करेंगे, अच्छा टैलेंट वापस आएगा भारत के अंदर, क्योंकि पीपल वांट टू डू कंट्रीब्यूट। लेकिन अब ये उन ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कितना वो हेल्प ले पाते हैं दुनिया से। आज के लिए इतना ही। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्री राम ने रावण का वध किया और धर्म की रक्षा के लिए किया, और वानरों की भी जीत हुई। और आज ही के दिन इंद्र ने सभी वानरों को जीवित भी कर दिया, कोई भी वानर नहीं मरा। तो ये बड़ा शुभ दिन है, और भगवान राम से मेरी प्रार्थना होगी आप सबको आशीर्वाद दें भगवान राम, और आपके परिवार में सुख शांति आए, आपके परिवार में समृद्धि आए, और आपके परिवार में किसी प्रकार के सारे कष्ट भगवान राम दूर कर दें आज। तो मेरी यही प्रार्थना होगी आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। हम फिर मिलेंगे अगले शो में, और फिर डिस्कस करेंगे कोई और टॉपिक। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।